इसको हम क्रॉस लोडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के नीचे ही होगा फॉर्म लगा करके फर्दर ये आ गया, ठीक है। क्रॉस लोडिंग और क्रॉस लोडिंग का टेबल अब गौर करो, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये है क्रॉस लोडिंग, नजर नहीं आ रहा होगा। इसके अंदर जो आपस की लोडिंग है उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और बाकी को बेल किया हुआ है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको ये करने में, ये टेबल बनाने में? डेटा सही है तो डाटा अगर ओके हो गया, टेस्ट अगर ओके हो गया, मीडिया से फाइनलाइज हो गया, तो रिपोर्टिंग करना, ये लिखना भी अभी लिखना सिखाया नहीं है मैंने, अभी तो सिर्फ टेबल्स निकाल रहा हूँ और फिगर्स दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेंगे। तो वो एक्सेल भी हम उसको फॉर्मेट कर देंगे ना। हार्डली 2 घंटे के अंदर सारी टेबल्स तैयार होनी चाहिए अगर पहली दफा काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसे बंदे के लिए कम से कम 30 मिनट लगने चाहिए टेबल्स तैयार करने में, अगर टेस्ट ओके हुआ होगा, ठीक है। अगर एक दफा खाली दिखा भी देता हूँ आपको इस तरह से, ये क्या है, क्रॉस लोडिंग का टेबल है ना, ये सर नो कॉपी कर देंगे सर इसको। कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको मैंने नो बॉर्डर कर दिया, पूरा से नो कलर कर दिया, नो फिल, ठीक है। उसके तमाम को मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। कितना सिंपल, अभी तक क्लॉक अगर चलाई गई है तो 2 मिनट के अंदर मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा उसको, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया बोल्ड, टॉप और बॉटम बॉर्डर। नहीं इसके अंदर एक चीज़ और कर रहा हूँ, इन तमाम वेरिएबल्स को जो अंदर के हैं इसको मैं कर रहा हूँ डल ग्रे, ताकि फिर वो जो एक दूसरे के सामने उसको हम बोल्ड कर देंगे। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक खराबी और है, इसके अंदर डेसिबल्स में आ रहा है, तो आपको डेसिबल के साथ भी खेलना होगा थोड़ा सा, यानी राउंड ऑफ करना होगा टिल 3, लेकिन चलो वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, करने को कर सकता हूँ, करूँ? नहीं सर सबको सही आता है। है। सर वो तो पूरी फाइल को सिलेक्ट करके डबल डायमेंशनल स्पेस पे ट्रिपल पे कर देंगे ना। हाँ, ठीक पे पीछे हो ले जाएगा। जाएगा। हाँ नहीं, ऑटोमेटिक पीछे भी करोगे ना अगर, हाँ। तब भी वो डेसिबल यहाँ शो कर रहा होगा, यहाँ तो नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा, हाँ बैक एंड पे नजर आ रहा होगा, अच्छा ठीक है। और जब तुम उसको वर्ड पे लेकर जाओगे ना दोबारा तंग करेगा, अच्छा। अगर इमेज नहीं बना रहे तो, इमेज बनाओगे तो मसला नहीं मैं है, तो लेकिन image अगर ही miss करता हूँ सर। इमेज नहीं करना, वर्ड नंबर जाएगा ना कहीं, हाँ टेबल जाएगा एज इट इज। खैर, अभी मैंने कहा यहाँ पे राउंड ऑफ, राउंड अप, नहीं राउंड अप क्यों कर रहा हूँ, राउंड ऑफ, राउंड होगा खाली, ठीक है। ये हो गया, और उसको मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको 3 कर रहा हूँ, तो ये क्या होएगा, अब ये पूरा नंबर इतने ही नजर आएगा जैसे कि यहाँ, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नंबर कर दूंगा सिंपल से वापस इसी जगह पर। तो अब ये काम ही करेंगे, काम तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोल्ड कर रहा हूँ, यस सर। गलती की ना मैंने जल्दबाजी में, ये आपको खाली ये बता रहा हूँ कि हाउ क्विकली वी कैन डू इट, सिर्फ आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके पास टाइम अभी ज़ाया नहीं हुआ, कर लेंगे आप लोग। स्पेस ये कौन सी वाली लिंक शेयर अच्छा, यहाँ पे AC वाला नीचे आ गया, इसको एडजस्ट करना होगा फिर वापस। इन शॉर्ट, इसको अगर मैं टॉप बॉटम बॉर्डर। सर अगर हम लोग इसको कॉपी करके सारी वैल्यूज को पेस्ट एज वैल्यूज कर दें तो नहीं, राइट तो भी नहीं होगा। नहीं बोल सकता, ठीक है। आपको ये उठाकर पेस्ट करना होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ की बात क्लियर है, वहाँ पे भी फिर वो इतना फैलता आता है ना कि आपकी सोच है, ये किस तो आप जितना भी कर लो, ज़्यादा इस पे आपको बेहतर से रिव्यू दिखाऊंगा। मैं स्पेस बना रहा था कि वो तो सारा पिक्चर ये तो तो पहले कोई से मसला ही नहीं है, नहीं मतलब पिक्चर पसंद नहीं किया,
टेबल को पिक्चर में पसंद किया अब नहीं इन्होंने कलरिंग क्योंकि अगर वैल्यूज को चेक करना है आपको रिप्लेस करना है कुछ भी इन्होंने कॉपी वेरिएबल करना की है उसको किसी जगह से उठाकर वेरिएबल जो कॉलम कॉपी खोल किया रहे जाता उन है। वेरिएबल के सेम वेरिएबल में तो टेबल AC इंटरनेशनल के अंदर भी बाकी हम भी जो प्रेफर करते हैं ना जिसको नंबर्स में ना रखो उसको इमेज में ना रखो तो नंबर्स टेबल इमेज तो इमेज में रहेगी वो तो इमेज आएगी सवाल इसके इसको रीवेरीफाई इसमें मैंने ऐसे किया कि मैंने सिर्फ कॉपी करा ना तो कंट्रोल पेस्ट स्पेशल से ना उसमें वो image वर्ड में- ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता मुझे पता है है। और बाद में वो वहीं पे भी बोल सकते हाँ हाँ क्या हैं कहते सर हैं उसको मैं टेबल में पेस्ट कर दूँ ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है हार्डली टेक्स 3 मिनट्स 2 मिनट्स आज ज़्यादा टाइम लग गया वरना नॉर्मली और भी कम टाइम लगता है तो तमाम टेबल्स हार्डली 20-25 मिनट की मार है बनाने में अगर आपको पता है कहाँ से निकालना है यहाँ बात क्लियर होगी आगे बढ़ो एक मीन्स टेबल नंबर 6 बन गया उसके बाद मैंने फॉर्मेट भी कर दिया आपको टेबल नंबर 7 पे एंटर करो टेबल नंबर 7 में क्या है आपको दो चीजें नजर आ रही हैं आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अभी मैंने बताया कि ब्लाइंड फोल्डिंग से लिया कि अब तक जितना भी टेबल मैंने बनाया किससे बनाया एल्गोरिथम से अब तक जितने भी 6 टेबल्स मैंने जो दिखाया आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ एल्गोरिथम की मदद से बनाया अब जाकर मुझे कुछ और टेबल्स कुछ और फाइल ओपन करनी होगी उसमें से अच्छा इसके अंदर दो चीजें हैं टेबल नंबर 7 आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर तो वहीं से निकलेगा स्टिल यस सर ठीक है, क्यों ये सर वहाँ से निकाल के आर स्क्वायर आ गया ये रहा अच्छा आर स्क्वायर किसका निकलता है जो प्रेडिक्ट हो रहा होता है जो भी वेरिएबल जहां एरो हिट होगा जहां भी एरो हिट होगा उसका आर स्क्वायर निकलेगा अगर किसी वेरिएबल पे कोई एरो हिट नहीं कर रहा तो आर स्क्वायर नहीं निकलेगा क्या मतलब हुआ आर स्क्वायर का मतलब होता है कितना प्रेडिक्ट हो रहा है कोई वेरिएबल प्रेडिक्ट होने के लिए एरो हिट होना जरूरी है ना जिस पे एरो हेड है What उसके is- ऊपर हाँ वो उसका आर स्क्वायर आएगा ठीक है अब आप ऐसे देखते हैं कि जिसका हायर ऑर्डर है वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हायर ऑर्डर की रिपोर्टिंग हायर ऑर्डर की टेस्ट रन भी डिफरेंट तरीके से होता है थोड़ा सा तो हायर ऑर्डर कितने हो गए हायर ऑर्डर से बता दिए कि ऐसा वेरिएबल जो मुख्तलिफ वेरिएबल से मिलकर बन रहा है यानी ऐसा लेटेंट वेरिएबल जो मुख्तलिफ लेटेंट वेरिएबल से मिलकर बन रहा है वैसे हम लोगों से कोई डर नहीं हाथ नहीं उठा रहा मेरा है सर मेरा है बहुतों का है कई लोगों का है चलो कोई बात नहीं तो वो अलग है वो थोड़ी सी चीज़ अलग है जो हम सीखेंगे बाद में यहाँ तक बात क्लियर हो गई और क्यू स्क्वायर कहाँ से निकलेगा अब मैं पहली दफ़ा ब्लाइंड फोल्डिंग ओपन करूंगा और बंद भी कर दूंगा ब्लाइंड फोल्डिंग पहली दफ़ा ओपन कर रहा हूँ ब्लाइंड फोल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको क्लिक करना है बस और यहाँ क्लिक करूंगा ये क्यू स्क्वायर की सारी वैल्यूज आ गई आपके पास वो क्यू स्क्वायर की सारी वैल्यूज वहां पे क्या करूंगा पेस्ट कर दूंगा ठीक है जहां जहां जीरो आ रहा है वो प्रेडिक्ट नहीं हो रही वो खाली खाली वाले एरिया से ओके अब आ जाओ नेक्स्ट पे टेबल नंबर 7 भी सीख लिया हम लोगों ने टेबल नंबर 7 भी दो स्प्लिट में बना ये एल्गोरिथम सीख लिया और ये ब्लाइंड फोल्डिंग सीख लिया पहली दफा ब्लाइंड फोल्डिंग इस्तेमाल किया अब आ जाओ टेबल नंबर 8 लास्ट टेबल क्या है ये तो असल रिजल्ट्स हैं कहां से निकलेंगे ये तो असल रिजल्ट्स है ना कहां से निकलेंगे एल्गोरिथम से निकलेंगे ब्लाइंड बूटस्ट्रैपिंग से निकलेंगे बूटस्ट्रैपिंग से अच्छा अब जरा समझना इस बात को जहां भी पी वैल्यूज की बात होगी ना या टी वैल्यूज की तो फॉर श्योर वो बूटस्ट्रैपिंग की डेटा है बूटस्ट्रैपिंग में ही तो असल में हम सिग्निफिकेंस निकाल रहे हैं एल्गोरिथम में तो आउटर मॉडल है इसके अंदर इनर मॉडल है ना तो खैर अगर ये बात समझ में नहीं भी आई तो मैं बूटस्ट्रैपिंग अब पहली दफ़ा ओपन कर रहा हूँ कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं कितने लोग समझ रहे हैं यार कहाँ चल रहा है मामला सब साथ हो नहीं हो कितने लोग साथ हैं पक्का समझ में आ रही रिपोर्टिंग डॉक्टर लगाओ मुझे लग रहा है लोग सो रहे हैं बातें कह रहे हैं कि एट दी एंड तो किसी से लिखवाना ही है मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है हालांकि यकीन करो खुद करोगे और बाद में इतने रोते हुए बच्चे देखे ना सर वो टाइम नहीं दे रहा फलाना ये नहीं हो रहा खुद करो इतना बच्चों वाली चीज़ है ये तो जिंदगी आसान करती है आपके स्मार्ट की वजह से मैमॉस बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है इसके मुकाबले में अच्छा मैंने पहली दफ़ा बूटस्ट्रैपिंग ओपन किया और बूटस्ट्रैपिंग के अंदर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है अपने पास लिख लें और यहाँ पे क्लिक करना है इसके अलावा मैं कहीं और नहीं जाऊँगा कभी भी नहीं जाऊँगा मतलब मुझे इन्हीं दो जगहों से चीज़ें मिलेंगी एल्गोरिथम में 3 जगहों पे मैंने क्लिक किया था ब्लाइंड फोल्डिंग में सिर्फ एक जगह क्लिक किया है और यहाँ पे सिर्फ 2 जगह पे किया है पहले मैं कर रहा हूँ पाथ कोफिशिएंट और ये जो टेबल 8 है आपका पाथ कोफिशिएंट को क्लिक कर रहा हूँ जैसे ही किया तो आपके पास
ये आ गया। ठीक है, इसका टेबल विजिबल करने के लिए मैं जानकर इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा पता है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल सैंपल, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल मीन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन, ये है टी स्टैट्स, ये है पी वैल्यू। हम जो हैं इसको रिपोर्ट नहीं करते और बस इसी को रिपोर्ट करते, बाकी सबको रिपोर्ट करेंगे। सही है। यानी इसको उड़ा देंगे, सैंपल मीन का टेबल उड़ा देंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ है, नाम भी चेंज करेंगे थोड़ा सा। अगर मैं वापस की टेबल पे जाऊँ, इसके अंदर क्या है, हाइपोथेसिस है, ये तो आपको पता ही है, H1 H2 H3 आपके अपने बने हैं, आपके अपने बने हुए। यहाँ पे एस्टिमेट्स है, यानी पहला जो है ना आपका ओरिजिनल मीन है। ओरिजिनल मीन, इसका नाम तब्दील हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, एस्टिमेट्स। ये रिपोर्ट करने के लिए तो डिलीट हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन SD, ये हो जाएगा आपके पास पी वैल्यूज या टी स्टैट्स, और ये हो जाएगा पी वैल्यूज। सिंपल ऐसे है, गौर करो यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, एस्टिमेट्स, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डिवीजन को स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, टी स्टैट्स या पी वैल्यू। पी वैल्यू के आगे आपको एक और कॉलम बनाना है, डिसीजन, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, यहाँ पे नहीं बना हुआ, सपोर्टेड नॉन सपोर्टेड भी वही चीज़ है। सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड कर लो, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट ले लो, कोई एक चीज तीनों में से आप कर लेंगे। डिसीजन का हेडर बनेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, कौन बताएगा? कितने लोग कह रहे हैं कि ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, कितने लोग कह रहे हैं रिजेक्ट हुआ है? पता ही नहीं है। मुझे बताओ कि पहला हाइपोथेसिस नंबर 1 एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ है, वजह बताओ। 0.863 ऐसा करके मार दो। पी वैल्यू अगर 0.05 से कम होगा, लिख लो अपने पास, बच्चों वाली चीजें में, पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 होगा तो एक्सेप्ट, अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होगा तो रिजेक्ट। तो इसमें ग्रेटर देन 0.05 है। हाँ, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है। अच्छा, कभी कभी रेयरली हम 10% का भी रख लेते हैं, क्योंकि हम सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं ना, कोई रॉकेट कोई बना नहीं रहे कि बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए 0.05, हम 10% से कम करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो नॉर्मल जो प्रिवेल करती है नॉलेज, हम 0.05 से कम को एक्सेप्ट करेंगे, 0.05 से ज़्यादा जो होगा उसको रिजेक्ट करेंगे। अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि RMS पता नहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने, दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव लैटिनेटिंग हाइपोथेसिस। यस और नो? पता है क्या क्या फर्क है दोनों में, नल में और अल्टरनेटिव? नल में कोई रिलेशन नहीं होता, नहीं होता ना, होता है। नहीं होता, ये बात कभी मैंने कर, समझो इस बात को। जो रिसर्च का तरीक़ेकार है ना, वो कुछ इस तरह से है कि अगर मुझे साबित करना है बाज़िक किसका जा रहा है कि बाज़िक इंसान है कि नहीं है, तो रिसर्च होती इस तरह से कि मैं पहले कहूँगा बाज़िक इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं या रिजल्ट, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स शो करते हैं। अगर बाज़िक, अच्छा पता है क्या, बाज़िक इज अ ह्यूमन बीइंग, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और बाज़िक इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ये नल हाइपोथेसिस है। हम कोशिश करते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव, यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साबित हो जाए किसी तरीके से जानवर नहीं है। अगर ये साबित हो गया जानवर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अल्टरनेटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ये कहानी होती है, अगर समझ में आ रही है बात मेरी। इससे आसान ये मैं अपने ऊपर रखता हूँ, RMS के ऊपर, सच बता रहा हूँ। वैसे बच्चे हंस भी रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल बाज़िक इस तरह का होता है कि मैं उससे ये मजाक कर सकता हूँ, उन्हें मैं अपने ऊपर रखता हूँ कि वक़ार साहब जो हैं इंसान हैं, ये प्रूव करना है। तो पहले साबित करो कि गधा है कि नहीं है, नहीं इनके कान भी लंबे नहीं है। तो सारी कहानियाँ वैसे आप समझो, बच्चों को, बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं मेरा सही तरीके से, लेकिन एंजॉय कर रहे होते हैं, इस बहाने सीख रहे होते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में रखना कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको अब तक समझ में नहीं आया। अल्टरनेटिव क्या होता है, हम नल को रिजेक्ट करवाते हैं, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका तो वही टेबल बन गया आसानी से ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
खत्म हो गई कहानी। आखिरी जो है आपके पास आने वाला है ये इमेज अभी बनाना सिखाई मैंने बूटस्ट्रैपिंग से। एक सेकंड ये इमेज आ गई बूटस्ट्रैपिंग से मैंने सिखाया था। इसके अंदर पी वैल्यू भी होनी चाहिए और एस्टिमेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो फिगर्स आपकी आ गई आराम से और सारे टेबल्स बना दिए। सिर्फ एक टेबल रह गया जो मैंने पार्शियल सिखाया है, उसको भी कर लेंगे। कुछ कह रहे थे सवाल किसी का था यहाँ पर, आवाज आ रही थी, मैंने कहा तुम्हारा सवाल था। अगर आपने हाइपोथेसिस जब राइट अप किया ऊपर उसमें अगर हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और नीचे अगर रिजेक्ट हो गया उसको अरे हाँ देखो अभी तो मैं रिपोर्टिंग सिखाऊंगा ना हाउ टू राइट, लेकिन हाइपोथेसिस तो बनता ही मफरूजा है ना। मफरूजा वो होता है जो बेस्ट नॉलेज के ऊपर होता है कि वाकई ये इंसान है। बेस्ट नॉलेज तो ये कहती है। अब हमें बड़ा शॉक पहुंचेगा ये हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया और अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो गया। अब आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने क्यों गलत सोचा। फिर आपको जस्टिफाई साइटेशन देनी पड़ेगी। नहीं एक और बंदा भी था जो ऐसे ही था 5 पेपर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो भी इंसान ही निकला। ठीक है, मतलब तो नहीं। अच्छा खैर यहाँ पे बात करेंगे, कुछ बात समझ नहीं मिली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आए थे रिपोर्टिंग पर। मैंने शायद सारे अच्छा नहीं पार्शियल वाले नहीं सिखाया ना, बस सॉरी मैं बोल रहा था। टेबल 3 जोशी खतावत है बूटस्ट्रैपिंग में वापस जा रहा हूँ और इसका जो है नेविगेशन का आ गया। मैंने कहा था कि बात कोफिशिएंट तो असल है, इसी को क्लिक किया तो आपके पास तमाम हाइपोथेसिस रिजल्ट आते हैं। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ आउटर लोडिंग्स को। तो अगर मैंने आउटर लोडिंग्स क्लिक किया तो आउटर लोडिंग में जो ये नंबर्स आ रहे हैं ना, ये वाले स्ट्रेट वही नंबर आ रहे हैं जो क्रॉस लोडिंग में यूं आ रहे थे। तो उस टेबल पे अगर आपको चाहिए हो तो डायरेक्ट यहाँ से निकालें, रेदर कि आप काम का मैनुअल काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कहाँ से? आउटर लोडिंग से। और पी वैल्यू भी चाहिए होती है तो पी वैल्यू यहाँ से लिखी। अब मैं दोबारा वो टेबल दिखा रहा हूँ, टेबल नंबर 3। उसमें क्या थी? कम्युनिकेशन जो पार्शियल काम किया था वाहिद। इसके अंदर लोडिंग्स वहीं से आ गई, पी वैल्यू आ गई वहां से, बाकी सी और ए बी यानी ये दो टेबल्स का मिक्सचर है। सिर्फ वाहिद ही टेबल ऐसा है, बाकी एक और टेबल भी था क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बहुत आसान था। वो ये थोड़ा सा मुश्किल था। एक हिस्सा बूटस्ट्रैपिंग से और दूसरा हिस्सा एल्गोरिथम से। बस मेरे ख्याल में टेबल्स तो सारे बनाने आ गए। तो आपका रिसर्च की जो टेबल्स है ना थीसिस के वैसे बनेंगे। कितने लोग परेशान हैं? लेकिन लोग बहुत ऐसे रिकॉर्डिंग तो कोई देखता नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम समझ रहा होता है ना उसको समझ में आ जाएगा जो प्रॉपर तरीके से। ये रिकॉर्डिंग वाले तो फिर भी गौर से सुन भी रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग के बाद देखेंगे ही नहीं। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग होती है, आप कहते हैं कौन कहाँ किधर, फिर वो परेशान कर रहा है। तो जो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं हो जाएगा, इतना सिंपल था यार, कुछ नहीं था इसके अंदर। और मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ, तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, आपको कहीं और नहीं जाएंगे, आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, उनको समझ में आने में फायदा हो गया। अब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने फलाना खान का पेपर डाउनलोड किया था? मैंने कहा था कि लास्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि मैं उसी के ऊपर डाउनलोड किया हुआ है। अब गौर करो, मैं इसके कुछ पैराग्राफ कुछ पैकेजेस खाली छोटे मोटे पढ़ रहा हूँ। चैप्टर 4 की हेडिंग्स पहले मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च पेपर है और थीसिस नहीं है, तो थीसिस के जो हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो चैप्टर 4 का जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है वो क्या है? 4 का नाम होगा क्या? डाटा एनालिसिस। 4.1 इसका हो जाएगा पहला हिस्सा पायलट टेस्टिंग, जो कि इसमें नहीं होगा, ये आपको करना है। और पायलट टेस्टिंग से बुरा किया शुरू की 30-35 डाटा के ऊपर आप क्रॉन बैक अल्फा चेक करेंगे। अगर खुदा ना खासा नहीं किया रिकॉर्डिंग में करने वाली बात का, अब कर लो। पूरा डाटा आने के बाद पायलट टेस्टिंग करो। पायलट टेस्टिंग का वैसे पर्पस ये होता है कि इनिशियल डाटा के ऊपर कर लो पायलट टेस्टिंग कि सही डायरेक्शन में हमारे डाटा के अंदर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, अभी रोक लो, यानी इनिशियल स्टेज पे इसको ज़रा चेक कर लो। लेकिन खुदा ना खासा अगर कर लिया तो पायलट टेस्टिंग की रिपोर्टिंग की खातिर इनिशियल कुछ डाटा के ऊपर कर लेना, ठीक है। 4.2 हो गया डाटा स्क्रीनिंग, याद है? और डाटा स्क्रीनिंग के अंदर 4 चीज़ों को सब रिपोर्ट कर रहे होंगे, सब हेडिंग्स होंगी उसकी, मिसिंग वैल्यूज एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। छोटी छोटी हेडिंग्स होंगी। बेशक टेबल यहाँ नहीं लगाना, टेबल अपेंडिसेस में लगा देना, ये टेबल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और रेफर कर देना कि एज शोन द अपेंडिस A, B, C, D, अगर कुछ टेबल वहाँ पर शो करना होगा तो उसकी भी जरूरत नहीं होगी। 4.3 जब आपका डाटा स्क्रीन हो गया प्रॉपर तरीके से, तो अगला हिस्सा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी वही जो टेबल नंबर 2 था इसका। टेबल नंबर 2 क्या था? डिस्क्रिप्टिव मेल फीमेल और आपस में जो है डेमोग्राफिक्स।
या डेमोग्राफिक का नाम भी रख सकते हैं, इसका ज़्यादा अच्छा नाम है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या डेमोग्राफिक। वो आप जब करेंगे उसको एक्सप्लेन करिएगा साथ साथ। ये 4.3 हो गया ना। 4.3 4.4 जब डेमोग्राफिक्स भी हो गए तो अब आ रहे हैं हम पीएलएस के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो पीएलएस के अंदर कितने काम होते थे? 3 काम, फ्रेमवर्क, आउटर मेजरमेंट या इनर मेजरमेंट, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते थे। तो अब पहली हेडिंग आ गई इसके अंदर, हम फ्रेमवर्क का नाम तो नहीं रखेंगे, वो तो हम बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे आ गया आउटर मेजरमेंट, सॉरी वैलिडिटी लिखेगा शुरू में, वैलिडेशन लिखता आगे, और मैं सही अच्छा लफ्ज ये है कि वैलिडिटी ऑफ आउटर मेजरमेंट मॉडल। ये आ गई 4.4 हेडिंग। 4.4.1 हो जाएगी, इसमें क्या क्या काम होता है? रिलायबिलिटी टेस्टिंग। 4.4.2 हो जाएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जन में 14 सब हेडिंग में बनाते हैं, लेकिन 14 एक साथ रिपोर्ट कर दो। कन्वर्जन के अंदर हम एवी चेक कर रहे होते हैं, क्रॉस लोडिंग से भी कर रहे होते हैं ना। तो कन्वर्जेंट, वैलिडिटी, सब हेडिंग्स की फर्दर करने की जरूरत नहीं है। 4.4.3 हो जाएगा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? फिर 4.5 यहाँ पे कर लेता हूँ। 4.5 हेडिंग हो गई आपके पास प्रिडिक्टिव पावर। प्रिडिक्टिव पावर का आपका आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर का की रिपोर्टिंग होगी, कितनी प्रिडिक्टिव पावर है बिफोर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये बताना जरूरी है आपको। ठीक है, एंड 4.6 हाइपोथेसिस, ये ऊपर नीचे हो सकता है वैसे, लेकिन चूंकि यही तो बॉटम लाइन है असल, तो आखिर में हम रिपोर्टिंग की सबसे आखिरी स्टोरी रखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिल्म का एंड तो यही हो रहा है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर वही वाला टेबल जो लास्ट टेबल है वही आ रहा होगा। हर के पीछे आप रिपोर्टिंग भी नीचे टेबल के नीचे कुछ बातें लिख रहे होंगे, वो क्या लिखेंगे? वो पहले तो हेडिंग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चैप्टर 4 ये है आपका, तो सर ये लास्ट टाइम यही लास्ट है। एक और हो सकती है जैसे इन केस 4.7 डिस्कशन, जो डिस्कशन की हेडिंग डालो या इसी के नीचे डिस्कशन कर लेना इसी के अंदर, लेकिन डिस्कशन की हेडिंग आगे होती है। इन रिपोर्ट्स को हम, इन रिजल्ट्स को हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। कुछ लोग इस डिस्कशन को चैप्टर 5 का पार्ट बना देते हैं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, तो मैं भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा। डिस्कशन यहाँ होनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा, डिस्कशन 2 तरह की होती है, या डिस्कशन कर लो या इंटरप्रिटेशन कर लो। डिस्कशन को इंटरप्रिटेशन कर लो। इंटरप्रिटेशन का मतलब नंबर को इंटरप्रेट करो कि नंबर क्या शो कर रहे हैं ऊपर। और चैप्टर 5 के अंदर जो डिस्कशन या कंक्लूजन होगा उसके अंदर अब आप रिसर्च थ्योरेटिकल पॉइंट व्यू से बता रहे होंगे। नंबर्स को तो नंबर्स से पता चल गया थ्योरेटिकल। तो फिलहाल तो 4 को समझ लो, ये 4.7 जो है ये ऑप्शनल है, इसी का पार्ट भी बन सकता है, ऑप्शनल है। अच्छा लिख रहे हो तो उसको अच्छा डिस्कशन की हेडिंग बना के भी काम कर सकते हो। आगे चलो, कोई सवाल यहाँ तक? चैप्टर 5 की हेडिंग नहीं बताई, मैं 4 को अभी चाह रहा हूँ कि पहले एक्सप्लेन कर दूँ। सर ये डाटा स्क्रीनिंग की जो अपनी सब हेडिंग्स करवाई हैं, मिसिंग वैल्यूज और ये आउटलायर्स वगैरह, सर इसमें तो खाली हम लोग को टेबल शो करते हैं। सर वर्डिंग्स मैंने कभी वन लाइनर लिख दो, वहाँ पे डेट ही नहीं, कहानी लिखो ना कि डाटा स्क्रीनिंग हैज बीन डन थ्रू ऑन SPSS, देयर आर 4 स्टेप्स, missing values analysis has been done and the result found that there are 5 missing values, और जिसको हमने प्रिंट कर दिया। कहानियाँ नहीं, बहुत सिंपल 4 लाइनें होंगी, सही कह रहे हो, बहुत गहरी थोड़ी होती है। और जो तुम्हारा बच्चा, अच्छा नॉर्मली इस हिस्से का स्टार्टर जो होता है ना, वो ये भी होता है कि इनिशियली वी हैव सर्कुलेटेड 500 डाटा क्वेश्चनर, उसमें से 300 आए, 300 में से 25 आउटलाइन निकले, कंक्लूजन इसका इस तरह से होता है। इसमें क्या बात छुपी हुई होती है? रिस्पांस रेट की। क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पर, व्हाट वाज योर रिस्पांस रेट? अब आप कहते हैं ये चीज़ क्या है रिस्पांस रेट? रिस्पांस रेट मतलब कितना क्वेश्चन आपने सेपरेट किया था, कितना रिस्पांस रिसीव हुआ। फिर वैलिड डाटा कितना होना चाहिए, एक और सवाल है। वैलिड डाटा क्या था? वैलिड डाटा का एक और नाम है यूजेबल डाटा कितना था? यूजेबल डाटा वो जिस पर असर एनालिसिस हुआ बाद में, यानी कि आउटलायर और सब कुछ निकाल कर जो आखिर में जो काम का डाटा बचा, उसको वैलिड डाटा या यूजेबल डाटा कह रहे हैं। ये सारे वो चीज़ें हैं जो मैं मॉक वाइवा के अंदर आपसे पूछने कहने वाला हूँ, ताकि लोग लिखते रहें। ये वो बेसिक सवाल आते हैं वाइवा में, कम से कम ना 70% क्वेश्चन वो होते हैं जो मैं आपसे ऐसे ही कर चुका हूँ 2-4 मॉक वाइवा के अंदर इंशाल्लाह। बाकी 30% रेलिवेंट टू योर टॉपिक रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? जो 70% है ना, जिसकी टोटल क्वांटिटी 30-35 सवाल होंगे, वो उसको तो छक्का मारो ना, वो तो मिस नहीं होने चाहिए आपसे,
ताकि लगे कि आपने कुछ जवाब अच्छे दे दिए, खुशी खुशी बाहर जाओ। जब वाइवा देकर लोग यार 50% जवाब सही दिए, इक्का दुक्का या 4-5 सवाल के जवाब जरा मुश्किल हो गए। समझ में आ रहा है? तो मॉक वाइवा का फायदा क्या है कि जो घिसे पिटे सवाल आते हैं ना, जो हम सब करते हैं और जान भी करते हैं पास होने के लिए, यार ये तो पता ही होगा कि डायगोनल की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला में। सर वो AB का स्क्वायर रूट है, घिसा पिटा सवाल है। ऑफ डायगोनल वैल्यू क्या होती है सर? वो कोरिलेशन की वैल्यूज होती है। AB का फॉर्मूला बताओ। ये घिसे पिटे सवाल आते हैं, आपने थोड़ा सा कर लिया, अच्छा बच्चा पढ़ के आया है, बिल्कुल पूरा नहीं है, और ये हमें भी पता होता है कि सवाल सिखा के आया होगा। ये भी नहीं सीखा ना तो बच्चा फेल। समझ रहे मेरी बात? अगर इसका भी जवाब नहीं आया, वाइवा के अंदर ना 2 एरियाज पे आपको टेस्ट किया जा रहा होगा। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज, जो फ्रेमवर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ये क्या है, क्यों बनाया, ये एक एरिया ऑफ टेस्टिंग होता है आपका। दूसरा हिस्सा है स्टैटिस्टिक्स का होता है। मैं चाह रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में तो पूरे मार्क्स लो, किसी बड़ी सवाल होती हैं और कुछ बातें उधर की भी किसी बड़ी होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन सुना लो तो आप डेफिनेशन याद करके जाएंगे आप क्लास में। नहीं समझ में आए तो 2 वर्जन्स रखेंगे। इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, आप मिक्स कर सकते हैं, उर्दू में भी रख सकते हैं खाली। लेकिन आपसे कहा जाए कि एजिलिटी क्या होती है, आपने कहा सर समथिंग जिसको सप्लाई चेन की वो कैपेबिलिटी जो अडैप्ट कर सके चेंज को। नहीं यार समझ में नहीं आया सर। देखिए जब भी कोई इन्वायरमेंट में समझ में नहीं आया तो आपके पास दूसरा एंगल होना चाहिए समझाने का। वो दूसरे एंगल में पसीने निकलाते हैं, नहीं समझ में आया, सामने बोलते हैं नहीं समझ में आया, आपने याद एक ही किया हुआ होता है एंगल, जुमले एक ही हटा हुआ होता है। आपको मुख्तलिफ एंगल से समझाना आना चाहिए, रुकना नहीं है, बोलते रहना है, फजूल भी नहीं। और इसको इतना खतरनाक रिकॉर्ड ना करो, बहुत मैं जरा फॉर्मल लेकर चल रहा हूँ बातों को, फैकल्टी के लिहाज से, बाकियों के लिहाज से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब रिपोर्टिंग जैसे सीखते हैं इसकी, और चैप्टर 5 पे जाकर कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। रिपोर्टिंग में मैं कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ खाली ताकि आपको याद हो जाए। रिलायबिलिटी टेस्टिंग हेडिंग में पहली बात, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी। न्यूमन ने कहा है साइटेशन ढूंढने की जरूरत है इस पेपर की साइटेशन को। और अगर आपने इस तरह की 4-6 पेपर और निकाली है किसी और के तो मल्टीपल साइटेशन मिल जाएंगी, शायद आपकी हाँ इसमें प्लेज आ जाएगा ना आपको। तो आपको साइटेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। PSM किसी 3-4 पेपर पे लगाओ, मेरे अलावा कई पेपर पे लगा हुआ है ना, आप कितने साइटेशन ढूंढ सकते हैं इस तरह की। न्यूमन ने कहा है, उसको यही चीज़ कही हुई है, हायर ने भी, यही रेंगल ने भी कही हुई है, यही हेंसलर ने भी कही हुई है। साइटेशन चेंज करो, रीसेंट साइटेशन कर लो, ठीक है। और क्या बात हुई है? CR वैल्यू ऑफ ऑल दैट वेरिएबल्स शोन इन टेबल नंबर 3, द कंपोजिट वैल्यू फॉर ऑल द वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन 0.7 हायर एट ऑल इक्वल। ऊपर के जुमला मैंने कहीं मिस किया है, यानी वही बातें लिखी हुई जो आपको सिखाई है, जुमले मिल गए आपको अच्छे से। अच्छा जल्दी से मैं एक और जुमला पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लेते हैं। Discriminating measures the degree of to which the construct is different from the other construct. हायर और 2014, अब तो 17 में भी कहा है तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। It is important to establish discriminating in order to ensure the result. Hensler ने कहा, ठीक है। तो सारी बात लिखी हुई है, आप उसको अच्छे से रिफ्रेश करना है और यही है तरीके का। तो मैं discriminating is able to फॉर्म लाकर 3 तरीकों से किया है, फॉर्म लाकर, HTML और क्रॉस कोडिंग, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई नई बात कर रहा हूँ? यानी आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि टेबल बन गया ना तो राइटर तो यही रखा हुआ है, इसको अच्छे से अच्छा करना है, बल्कि अंग्रेजी अच्छी करनी है इसकी थोड़ी सी और रिफ्रेश करके, ताकि प्लेज में ना आए। बातें सारी यहाँ लिखी हुई हैं, साइटेशन भी है, साइटेशन तो इसी को कोट कर दो ना, साइटेशन कोई थोड़ी नहीं आएगी। हेंसलर ने कहा है, बेशक 2015 में कहा है, 2021 का पेपर आया उसमें भी दोबारा रिपीट की इतनी वाली बातें, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप थोड़ा सा। पेपर के ऑथर को नहीं मेंशन कर सकते, पेपर के ऑथर को नहीं मेंशन कर सकते ना नॉर्मली एक ज़माने में सारे बच्चे आए थे और रिपोर्ट क्या करते थे, अहमद एंड उमर, और ये मेरे बच्चे स्टूडेंट नहीं थे, मार्केटिंग के स्टूडेंट थे। मैंने तो पूछा ये पेपर पढ़ा तुमने अहमद उमर का? मेरी ज़िंदगी का पहला पेपर था वो, और मुझे कोट कर रहे हैं अहमद उमर सब लोग हंस रहे थे वहाँ पे जो भी था ना, उनको पता मैं कोई स्प्रेडशीट थोड़ी हूँ, गलत साइड कर रहा हूँ, मुझको फख्र होना चाहिए मुझे कि मुझे साइड कर रहे हो, लेकिन मुझे साइड नहीं करना चाहिए, मैं सेटिशन नहीं हूँ, मैं तो खुद सप्लाई चेन एक बंदा हूँ। ये एक सेटिशन है, हेंसलर, हायर, मशहूर नाम है, हेयर एट ऑल, कुछ लोग उसको हेयर बोलते हैं, मैं हायर बोलता हूँ उसको, ठीक है। हेंसलर मशहूर आदमी है, रिंगल का नाम नहीं आ रहा शायद, इस पेपर में मैंने साइड नहीं किया, अपना रिंगल एक बहुत मशहूर आदमी है, सेटिशन है ना। इस तरह के लोगों को साइड करो तो अच्छा लगेगा। बात समझ में आ गई? मैं यहाँ पे मैं चैप्टर 4 को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, मैं तुम्हारी सर वाली बात याद रखता हूँ। यहाँ पे गौर करो, चैप्टर 4 को जब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, टाइम का मैं इस वजह से थोड़ा सा पैनिक कर रहा हूँ, ये चीज़ें और भी हैं। यहाँ पे गौर करो, इससे जो चैप्टर 4 है ना आपका, बीटा वैल्यूज और पी वैल्यूज इंटरप्रेट करने का मतलब ये डिस्कशन में जो मैं कह रहा हूँ ना, चैप्टर 4 में डिस्कशन इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये है कि आखिर पी वैल्यू लेस देन 0.1 है तो क्या बोल रहा है, 0.5 से कम होगा तो क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। इसमें मैंने 10% पर रखा है वैसे, ठीक है। और अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो,
वरना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 5 में होता है। मैंने यहाँ जस्टिफाई भी किया, वैन एट ऑल में भी ये ऐसे ही था, फलाना में भी ऐसे ही था, फलाना में भी ऐसे ही था। यानी देखो एक बात समझना, जो आपके असल रिजल्ट्स हैं वो क्या है? असल रिजल्ट्स हैं आपके ये बहुत अहम बात है जो समझाना जरूरी है, और मैं इसके बगैर आगे जाना नहीं चाह रहा, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं। असल रिजल्ट ये हैं, ये है बीटा वैल्यूज, ये है पी वैल्यूज। पी वैल्यूज बताता है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है उर्दू में? क्या ये जो रिलेशनशिप है, ये एटीटी जो है आरआई पे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? नहीं है। अभी तुम यस मैं समझ गया कि पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है यानी कि अनइम्पोर्टेंट है। ये बात समझ आ रही है? अब बीटा वैल्यू क्या शो करता है? इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी इंपैक्ट कितना है? जितना भी है बहुत कम इंपैक्ट है, 0.010, इसका ज्यादा है 0.316, और ये सिग्निफिकेंट भी है। और साथ साथ ये एक और चीज भी दिखाता है, एस्टिमेट्स सारे इत्तेफाक से पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता? क्या शो करता? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनसिग्निफिकेंट नहीं। दो नंबर्स को पढ़ना सिखा रहा हूं बार बार। पी वैल्यू क्या शो कर रहा है? सिग्निफिकेंस। बीटा वैल्यू क्या शो कर रहा है? एस्टिमेट से नीचे दो बातें, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और डायरेक्शन भी शो कर रहा है। इत्तेफाक से यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। इट मींस कि एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। नेगेटिव होता तो क्या होता? एक बढ़ता है, एक बढ़ता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली बहुत सवाल होते हैं जब भी नेगेटिव साइन आता है ना, सब लोग जग जाते हैं हम लोग एज एग्जामिनर। अच्छा ये समझा दो खाली कि H4 में जो नेगेटिव आ रहा है क्यों आ रहा है, ये बता रहा हूँ किसी भी सवाल। ठीक है, अब एक और बात सुनना, ये बात समझ में आ गई कि मैं उसको दिमाग की धुनी बना रहा हूँ। पी वैल्यू में जो भी इनसिग्निफिकेंट है उसको जस्टिफाई करना होगा आपको। कि आखिर देखा जाए तो जो मुनीब ने सवाल किया था कि हमने तो हाइपोथेसिस क्या बनाया है, ये सिग्निफिकेंट है, आ क्या रहा है? इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। अच्छा ये कोई गलत रिजल्ट नहीं है, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सर पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा अक्सर बच्चे कहते हैं सर मेरा डाटा कम था, शायद इसलिए आ रहा है। बच्चा फेल। इसको एक्सप्लेन करना है, यही तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेपर छपता कब है पता है? सारे अगर सिग्निफिकेंट होते हैं ना तो पेपर वाला बोलता है कि यार इसमें खास बात क्या है? जैसे हाइपोथेसिस बनाया था वैसे तो रिजल्ट है। इनसिग्निफिकेंट होना एक मजेदार रिजल्ट है, इसको अगर आपने सही से जस्टिफाई कर दिया ना तो पेपर छप गया। ये बात समझ आ रही है? बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है इस पे। हाँ बट यू हैव गुड रीजनेबल आर्ग्यूमेंट टू डिफेंड दिस। शायद नहीं, इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट का एटीट्यूड मैटर कम करता है, और उसकी वजह ये है इकोनॉमिक क्लास ऑफ जो भी हम जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने को शायद इतना बड़ा sin नहीं समझते, क्योंकि इकोनॉमिकली हम चाहते हैं कि किसी तरीके से घर रन जो भी एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने की कोशिश करो, लगे कि हाँ ये रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है, या एटलीस्ट अच्छी कोशिश की है बताने की। तो सामने जो एग्जामिनर होता है ना कहता है एटलीस्ट कोशिश तो की ना, जस्टिफाई कर रहा है। और रिकमेंडेशन किस बेस पे दोगे? कभी भी इनसिग्निफिकेंट पे रिकमेंडेशन नहीं दे देना, वो तो इनसिग्निफिकेंट है। रिकमेंडेशन आएगी हमेशा सिग्निफिकेंट पे, ये अहम है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि इस पे लोगों को चाहिए कि एसबी पे फोकस करें टू इंप्रूव आरआई, जो भी वेरिएबल है फिलहाल, क्योंकि सिग्निफिकेंट है ये। इनसिग्निफिकेंट पे कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दे देना, गए। यानी ये चीज़, यही बेसिक चीज़ें जो चेक कर रहे होते हैं हम लोग। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी। कितने लोग परेशान हैं? नहीं परेशान। चैप्टर 5 अजान हो रही, मैं खामोश हो रहा हूँ। चैप्टर 5 में थोड़ा सा बिल्ड करता हूँ, और फिर चैप्टर 5 को जल्दी से 5 मिनट की बात है।